एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड क्या है? जो भी हम वर्क डन करते हैं किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वही होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। The work done in charging a capacitor is stored in the form of potential energy. Form of potential energy. सपोज एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो क्या क्या उसमें अज्यूम, या इसे मत इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स हैं। जैसे ही हमने इसे चार्ज किया किसी बैटरी के थ्रू, तो वहां पे क्या होगा, हमने मान लिया जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो आपका है dq। इस चार्ज की वजह से जब भी चार्ज जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा B। अब हमें क्या पता, जो भी आपका डेरिवेशन है सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड है। एक तो पहला ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V = W/Q। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। एक वो, दूसरा आपका Q = CV फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो इन दो फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कंसीडर कर लेंगे? कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C and when it is charged through a battery, let a small charge dq। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूरा सब चार्ज एक साथ चला जाए, चार्ज जो है वो थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो हमने क्या मान लिया कि आपका स्मॉल चार्ज dq है वो ट्रांसफर हुआ है, dq इज ट्रांसफर्ड इनटू कैपेसिटर एंड देन द वर्क डन, या फिर स्मॉल वर्क डन भी कह सकते हैं, स्मॉल वर्क डन। dw क्या हो जाएगा आपका? अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी डिफरेंस क्या पड़ी थी कि किसी भी एक चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन है, तो V = W/Q। यहां से W क्या था आपका VQ। अब अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा V dq, इक्वेशन 1। ठीक है, और हमें क्या पता है कि जो आपका B है फॉर कैपेसिटर, Q = क्या है? CV। दिस इंप्लाइज दैट Q will be equal to CV। यहां से आपका जो V है वो क्या हो जाएगा? V will be equal to Q/C। तो इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dW will be equal to Q/C dq। अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, अगर हमें वर्क डन निकालना है टोटल वर्क डन, तो क्या हो जाएगा, इस स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन, और स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या है? Q/C * dq। अब ये वाला चार्ज हमने क्या मान लिया, हमने इनिशियल चार्ज यहाँ पे कितना था, ये आपकी अनचार्ज थी, तो जीरो इनिशियल लिमिट हो जाएगी 0, और फाइनल हमने मान लिया जब फुली चार्ज है तब इसका किसी भी इंस्टेंट पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। ये आपका 1/c बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा? Q dq।
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू लिमिट 0 टू कैपिटल क्यू। अब एक बात और आप लोग, मैंने आपको पहले बताया इंटीग्रेशन कैसे करते हैं या उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आपकी पावर है वो एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पे x की जगह सॉरी n की जगह हो जाएगा n+1 और जितना आपका ऊपर आता है पावर में उतना ही आ जाता है डिवाइड में। और जो डिफरेंशिएशन है वो इसका अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई में आएगा, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी प्लस एक कम हो जाएगी, यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे q की पावर कितनी है 1 है, वहां पे n थी और एक पावर इंक्रीमेंट, वैसे यहाँ पे एक बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q टू दी पावर हो जाएगी 1+1 अपॉन 1+1। लिमिट इसकी कहां तक है 0 टू कैपिटल Q तक। हम यहाँ पे 1+1 को डायरेक्टली लिख सकते हैं 2, ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिख दिया था। ये 2 हो गया 1/c। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये q की जगह पे अपर लिमिट यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा q² / 2 माइनस लोअर लिमिट 0² / 2। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये निकला है 1/2 और ये जो वर्क डन है w, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं u विल बी इक्वल टू 1/c और ये आपका 2q²। एक तो पहला एक्सप्रेशन ये निकल आया 1/2c q²। दूसरा हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमें पता है q = cv, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं q की जगह पे cv। This implies that u will be equal to 1/2 और q की जगह पे c² v² अपॉन में c, 1c to 1c will be cancel out। This implies that u will be equal to 1/2 यानी half cv²। This is your expression for energy stored in a capacitor। ये आपका एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है कि किसी भी कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है आपकी एनर्जी डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। U को डिफाइन करें, ये आपका हो जाएगा U अपॉन वॉल्यूम। कैपेसिटर है उसका हमने क्या मान लिया कि जो उसका एरिया है प्लेट्स का वो A है और जिस डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है वो कितनी है D है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा आपका AD। और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ से C इक्वल टू क्या था, C इक्वल टू था आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस जो निकाला था वो ये निकल गया था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये आपके निकल के आई थी 1/2CV²। लास्ट डेरिवेशन ये निकाला था, तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे CV² अपॉन AD। अब 1/2C, C हमें क्या पता है, C इक्वल टू क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू V। अब B इक्वल टू क्या था, B इक्वल टू में बताया क्या है E इनटू D, तो V इक्वल टू E इनटू D सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका हो जाएगा E² D² और अपॉन में क्या बचा आपका AD, तो यहाँ पे AD आ गया 1D, एक D कैंसिल आउट, एक D है तो ये दोनों D कैंसिल आउट हो गए, A टू A विल बी कैंसिल आउट। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी डेंसिटी निकल के आई वो आपकी निकल के आएगी, सिर्फ आपका बचा एप्सिलॉन नॉट E², हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या है, इसमें हम दो कैपेसिटर लेंगे, दो कंडक्टर लेंगे, उनके डिफरेंट पोटेंशियल्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो इसमें क्या है, हमारे पास दो कोई कंडक्टर हैं जिनके कैपेसिटेंसेस C1 और C2 हैं। हमने मान लिया जो इन पे चार्जेस हैं वो Q1 और Q2 हैं और इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं वो V1 और V2 हैं। तो अगर हम इनका चार्ज निकालें Q1 पहले वाले का, तो वो क्या हो जाएगा C1 V1 और दूसरे वाले का चार्ज Q2 हो जाएगा आपका C2 और V2। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स को दोनों कंडक्टर्स को एक साथ कनेक्ट कर दें किसी थिन स्ट्रिंग से या थिन मेटालिक स्ट्रिंग से, तब क्या होगा, इनका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल रहेगा। अगर कोई थिन नहीं है तब फिर वो कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव वाला है तो इधर से चार्ज
हाई से लो की तरफ तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल ना हो जाए। तो अब इनका पोटेंशियल हमने मान लिया कितना हो गया, दोनों का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो गया, बी पोटेंशियल, अब बी हो गया। अब यही कॉमन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में आपको यही कैलकुलेट करना होता है कि व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स। और क्या हो जाएगा, अब इनका जो कैपेसिटेंस है दोनों का कंबाइनली वो आपका C1 C2 हो जाएगा और जो चार्ज है वो आपका हो जाएगा Q1 Q2। ये थी अब तक समझाने के बाद जो हम लोग करने वाले हैं। अब इसमें करेंगे कंसीडरेशन। तो कंसीडर क्या करेंगे, सपोज टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 and C2 having charges Q1 Q2 and potentials V1 and V2. So Q1 equal to C1 V1 and Q2 will be equal to C2 V2. Now if they are connected, अगर इनको कनेक्ट कर दिया जाए, now if they are connected through a conductor, then their capacitance or charges, then their charge will become Q1 plus Q2 and capacitances या फिर capacitance will be equal to C1 plus C2. Note it. Now पोटेंशियल क्या हमें पता है, Q इज इक्वल टू, देखो Q इज इक्वल टू होता है CB, यहां से पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और पोटेंशियल आपका V है तो टोटल चार्ज आपका कितना है Q1 प्लस Q2 अपॉन पोटेंशियल C1 प्लस C2। दिस इंप्लाइज दैट B विल बी इक्वल टू, Q इज इक्वल टू क्या था आपका C1 V1 प्लस Q2 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। और इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, अभी हम लोग इसके बाद निकालेंगे। अब इनको दो को कनेक्ट किया गया है, तब यहां पे क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी में, तब इस पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी हमें लॉस ऑफ एनर्जी में। नेक्स्ट है आपका लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी में क्या हो जाएगा कि इनिशियल, अगर हम जब ये सेपरेटली हैं, अलग अलग हैं, तब इनकी, इसमें अगर हम एनर्जी की बात करें, इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, यू इनिशियल आपकी हो जाएगी हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर। इक्वेशन 1। अब जब इनको कनेक्ट कर दिया गया, ये देखिए यहां पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, अब कनेक्ट करने पे इनकी जो फाइनल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये आपकी फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। यहां से अगर हम कॉमन ले लें हाफ B, तो ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी। अब देखो, अगर लॉस इन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी है उसका अमाउंट ज्यादा है, जो बाद वाली फाइनल एनर्जी है उसका अमाउंट जो है कहीं ना कहीं कम है। तो लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल हम लोगों ने क्या निकाला, हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर, माइनस फाइनल वाली क्या निकल गया, 1/2 B स्क्वायर
और ब्रैकेट में आपका C1 प्लस C2। तो अगर यहां पे हम देखें 1/2 हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये आपका कौन सा पोटेंशियल है? B है, ये कॉमन पोटेंशियल है और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ये यहां पे निकाला है कॉमन पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा आपका, इनटू हो जाएगा C1 प्लस C2, तो यहां पे और मल्टीप्लाई करा देंगे C1 प्लस C2। अब अगर हम इस स्क्वायर को दो जगह डिवाइड करें, यानी कि ऊपर वाले का अलग कर देंगे, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, ठीक है, ये अपना एक स्टेप बचाने के लिए किया। एक C1 C2 से एक C1 C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बचेगा आपका C1 प्लस C2। अगले स्टेप में क्या हो गया, 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि हाफ हो जाएगा और C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन में आपका हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2 को पहले इसके साथ भेजेंगे फिर इसके साथ भेजेंगे। तो पहले अगर हम फर्स्ट स्टेप में इसके साथ भेज रहे C1 C2 को, C1 C2 इसके साथ आएगा, क्या हो जाएगा, अगर C1 आ रहा है तो ये आपका 1/2 सबसे कॉमन ले लिया, C1 और C1 आया तो आपका C1 स्क्वायर हो गया, B1 स्क्वायर हो गया, प्लस इसके साथ भी C1 भेज देते हैं 1/2 C1 C2 B2 स्क्वायर। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद में C2 को भेज देते हैं इसके साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 तो मैंने पहले सबसे कॉमन ले लिया, ये आपका हो जाएगा C1 C2 B2 स्क्वायर हो गया। इसके बाद में C2 आएगा तो ये आपका हो जाएगा C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और यहां क्या बचेगा आपका, यहां बचेगा C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर, इसे भी एक्सपेंड कर देते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2C1 B1 C2 B2 a स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab कर दिया, प्लस कर देंगे यहाँ पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका प्लस C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है C1 प्लस C2, तो इसे हमने पहले इसे बाहर निकाल दिया। अब एक स्टेप अगर इसको और सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 1/2 यानी हाफ हो गया C1 स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है आपका C1 प्लस C2, अंदर ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ठीक है, इस वाले को और C2 B2 भागे, ये इन दोनों स्टेप को मैंने एक साथ कर दिया, प्लस अगला स्टेप क्या हो जाएगा प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर, C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस माइनस साइन को अगर अंदर भेजें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और साथ में आपका क्या बचेगा माइनस का 2C1 C2 B1 B2। ठीक है, कैंसिल आउट क्या हो रहा है, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आपका C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है हमें, C1 C2 सब में कॉमन है, हम ऊपर से क्या करेंगे C1 C2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/C1 C2 कॉमन ले लिया, अपॉन में चल रहा है आपका C1 प्लस C2। यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा B2 स्क्वायर प्लस यहां से बचा आपका B1 स्क्वायर, यहां C1 C2 पहले चला गया है और माइनस का 2B1 B2। ये कोई फार्मूला लग रहा होगा, दिखने में लग रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आपका निकल आया हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक आपका एक टाइप का सब्सटेंस है जो खुद से होके सिर्फ और सिर्फ फोर्स को तो अलाउ करता है कि फोर्स उससे होके जा सकता है, एक्सर्ट हो सकता है। एक प्लेट, अगर दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है तो इस प्लेट, ये वाली प्लेट दूसरी प्लेट में फोर्स को एक्सर्ट कर सकती है, लेकिन चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो
डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक टाइप का सब्सटेंस है जो चार्ज को परमिशन नहीं देता है, परमिट नहीं करता है, लेकिन वो फोर्स को एक्सर्ट होने के लिए परमिट करता है। ये आपके दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें अगर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज के हैं, अगर वो नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके पोलर। और वही नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, नॉन पोलर में जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज का वो नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड करेगा। पोलर में अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका HCl हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, CO और CH3OH, जबकि इसमें H2 N2 और आपका O2 ये सभी हैं। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक, इट इज अ सब्सटेंस which does not allow to flow of charge through them, but it permits, किसको परमिट करता है ये, permits to exert the force on each other या through them, through it, ठीक है। ये क्या करेगा, ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन फोर्स को एक्सर्ट, फोर्स या फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपका दो टाइप का होता है, पहला है आपका, और इसमें एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एक्सेट्रा, ग्लास। अगर देखा जाए तो ये एक टाइप का क्या है, ये आपका है एक टाइप का इंसुलेटर। फिर टाइप में पहला है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या बताया, एक टाइप का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ, देखो इसमें क्या है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां पे क्या था कि जिनका जो डिफरेंट होते थे उनको हम लोग पोलर कहते थे, जो सिमिलर एलिमेंट्स के बीच में होते थे, या फिर हम लोग बात करते थे किसके, डाइपोल मोमेंट के टर्म में। चाहे आप लोगों ने 12th में या फिर 11th में, 12th में आपने पढ़ा हो या फिर आप लोग 11th में पढ़ा होगा कि यहाँ पे हम लोग बात करते थे डाइपोल मोमेंट की, म्यू किसका 0 है, म्यू 0 है तो वो पोलर नहीं होगा, और जिनका म्यू 0 था यानी कि जिनका डाइपोल मोमेंट था वो आपके नॉन पोलर में आते थे, जबकि जिनका 0 नहीं था वो आपके आते थे पोलर में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, फिजिक्स के टर्म में थोड़ी सी थ्योरी में चेंजेस हैं। तो अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या फिर प्रोटॉन्स डज नॉट coincide with the center of mass of negative charge। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा HCl, NH3, CH3OH एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पोलर के बाद में आएगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर क्या थे, नॉन पोलर में क्या था कि एक मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंटर थे पॉजिटिव और नेगेटिव के वो एक साथ कंसाइड कर रहे हो। तो a molecule in which center of mass of positive charges coincide with the negative charges। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा H2, O2, N2, CO2 या फिर H2O एक्सेट्रा। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो इसमें लिखना क्या होता है, मैंने कई बार बताया, लिखना वही होता है जो आपको समझ में आएगा डायग्राम से। तो हमने मान लिया सबसे पहले हमारे पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि एक साइड में एक प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, और जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है। इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अज्यूम की है वो E नॉट है, तो सबसे पहले इतना कंसीडर कर लेते हैं। और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की बात करें तो C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जो बेसिक टर्म्स आप पढ़ चुके हैं अभी तक उन सबका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होना है। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C. Let area of plate be A and separated by a distance D, and separated by a distance D. So कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर हम इसके अंदर कोई एक T थिकनेस की इस तरह से एक कोई प्लेट इंसर्ट करवा दें, इसकी थिकनेस कितनी है T, ठीक है। जैसे ही हम प्लेट इंसर्ट करवाएंगे पोलराइजेशन की वजह से इस पे क्या होगा, इस पे इधर पॉजिटिव और इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज जो है आपका अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इसको E इंड्यूस मान सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन भी मान सकते हैं। अब या फिर EP भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन क्या है, एक टाइप का फिनोमेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये जो चार्ज अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इस चार्ज की वजह से जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उस डाइपोल मोमेंट की को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट a dielectric slab of thickness T। यहां पे और कुछ कंसीडरेशन करना है ये कि इनिशियल जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट द इनिशियली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E naught। Electric field is E naught. Let a dielectric slab of thickness T is inserted in this capacitor। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमारी E है, EP और इंड्यूस हो गई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, सो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी E है वो किसके इक्वल हो जाएगी, E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस EP। इसे अगर हम इक्वेशन अभी को इसे इक्वेशन लिख देना है, ठीक है, या फिर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 1 मान लिया, इसे मान लिया 2। अब ये हमारी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। हमें क्या पता है, वी नो दैट इंड्यूस्ड, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, K इक्वल टू क्या था आपका, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करें तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K will be equal to E नॉट अपॉन EP या फिर E नॉट अपॉन E। E हमारी क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, which means E नॉट माइनस EP। अब अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा नेट। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए V इक्वल टू E डॉट E इनटू D, यानी कि अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये लास्ट डेरिवेशन में भी मैंने ये बताया था V इक्वल टू E इनटू D। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये आपका PD का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर
तो ये आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, देखो पहले इलेक्ट्रिक, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो अप्लाइड कितनी थी, E थी। अब जो बची है वो कितनी है, जो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कितने में बची है, वो आपकी बची है सिर्फ और सिर्फ D माइनस T में। देखो टोटल थिकनेस कितनी है, टोटल जो दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो D थी, अब T और कम हो गई, तो जो ये फील्ड बची है ये आपकी कितनी बची, D माइनस T। तो E नॉट D माइनस T प्लस जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम E बोलते हैं वो कितने में है, वो है आपकी T में। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, V will be equal to E नॉट D माइनस T। अब अगर हम E नॉट को लिखें तो E नॉट यहां से क्या हो जाएगा, यहां से E नॉट हो जाएगा आपका, E नॉट की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट, सॉरी E की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं E नॉट अपॉन K, यही तो हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा, तो E को निकालना, ये आपका हो जाएगा E नॉट अपॉन K इंटू T। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये नहीं B नहीं निकालना, हमें यहां से निकालना है कैपेसिटेंस, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे C में। C में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, यहां से B विल बी इक्वल टू Q अपॉन C, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा Q अपॉन C विल बी इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट T अपॉन K या T बाई K। अब यहां से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या दिख रही है, E नॉट कॉमन दिख रही है। अब यहां से Q इज इक्वल टू, हमें यहां से हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लें। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा, C आपका ऊपर पहुंच जाएगा, C बाई Q हो जाएगा और ये सब अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन E नॉट, हमने यहां से कॉमन ले लिया, देखो E नॉट दोनों में कॉमन है, E नॉट कॉमन ले लिया, ये आपका यहां क्या बचेगा D माइनस T प्लस T बाई K। अब यहां पे ये Q आपका इधर चला जाएगा, C विल बी इक्वल टू Q इधर जाएगा, ये आपका सिग्मा A हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा A, हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, यहां से आपका Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। और अगर इस E नॉट को देखें तो E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें दो प्लेट्स के बीच में E इज इक्वल टू क्या था आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। अब यहां पे सिग्मा टू सिग्मा विल कैंसिल आउट, C विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर पहुंच जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। एक तो आपका ये एक्सप्रेशन निकल आया कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा कोई कैपेसिटर है, ये जो स्लैब है, स्लैब हमारी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग इसको अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे एक केस अप्लाई कर दें तो वो ज्यादा सही रहेगा, K will be equal to infinity। अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे और हमें पता है t बाय इंफिनिटी या कुछ भी हो अपॉन में इंफिनिटी हो, ये आपका 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t। नोट इट स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक I will explain what will change and what will be the effect of dielectric constant या डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन वेरियस पैरामीटर्स। ये आपके पैरामीटर्स हैं। सपोज एक कोई हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, अब इसमें इनिशियल चार्ज हमने मान लिया Q0 है और बैटरी हमारी कनेक्टेड है या बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इनिशियल चार्ज Q0 है, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, फिर इस पे क्या क्या असर पड़ेगा, और इसका कैपेसिटेंस C0 है, पोटेंशियल V0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 है और जो एनर्जी है इनिशियली वो U0 है। अब बैटरी को डिस्कनेक्टेड रखा तब क्या असर पड़ेगा, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या असर पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा नहीं, चार्ज आपका उतना ही रहेगा, चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चार्ज नहीं पड़ेगा तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका CB। चार्ज नहीं बढ़ेगा मतलब दोनों में चेंजेस होंगे, यानी कि अगर ये बढ़ रहा है ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो फिर इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट बेस्ड, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। तो पहला क्या है आपका, हमने मान लिया कि Q0 V0 C0 E0 V0। Q0 आपका चार्ज है, इनिशियल चार्ज है, V0 आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, C0 कैपेसिटेंस है, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है और U0 आपकी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। सबसे पहला आपका जो केस है वो है बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। अगर बैटरी आपकी कैपेसिटर से डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज का क्या रोल है,
चार्ज आपका रहेगा कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये आपका Q नॉट ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर इस तरह से है और हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने पे क्या देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी E नॉट बाई K हो जाएगी, और कोई भी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगा बाय ए फैक्टर ऑफ कैपेसिटी, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई चीज अगर कोई क्वांटिटी या कोई पैरामीटर आपका बढ़ रहा है घट रहा है, अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो डिवाइड में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है रिड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो B जो है वो B इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, V इक्वल टू E इनटू D, यानी कि अगर देखा जाए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये दोनों डायरेक्टली है, V इज E। तो अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपका डिक्रीज करेगा। तो जो नया B है V विल बी इक्वल टू B नॉट बाई K कैपेसिटेंस। अब Q इज इक्वल टू होता है आपका CB। अब यहां से अगर हम देखें C की, C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन B। Q कांस्टेंट है लेकिन B डिक्रीज हो रहा है, अगर B डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, कैपेसिटेंस आपका ये इंक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। और अगर कोई भी जो भी पैरामीटर है वो उनमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो बाय ए फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में होगा। तो यहां से आपका C विल बी इक्वल टू KC नॉट। नेक्स्ट आपका एनर्जी की बात करें, U इज इक्वल टू हाफ C नॉट B नॉट स्क्वायर, सॉरी हाफ CB स्क्वायर। अगर इनिशियल एनर्जी U की बात करें तो ये तो आपकी हो जाएगी हाफ C नॉट B नॉट स्क्वायर, लेकिन अगर ये देखें तो CB स्क्वायर। अब C में क्या फर्क पड़ रहा है, 1/2 C आपका क्या है, C हो गया है KC नॉट, और इनटू B की बात करें तो B आपका B की जगह पे B नॉट बाई K का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर दोनों में कर देंगे तो ये स्क्वायर एक के से एक के कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया 1/2 C नॉट B नॉट स्क्वायर बाई K, और ये वैल्यू हो गई आपकी इनिशियल पोटेंशियल की। तो यहाँ पे जो एनर्जी U है वो आपकी हो जाएगी U नॉट बाई K, यानी कि एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी। अब इधर देखते हैं, इधर क्या केस है कि आपका जो बैटरी है वो कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, वो आपका हमेशा रहेगा कांस्टेंट, यानी कि रिमेन सेम, B विल बी इक्वल टू B नॉट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपकी कैसी रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट। अब इससे पहले कि हम कैपेसिटेंस की बात करें, चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज आपका क्या होगा, चार्ज में होगा आपका इंक्रीमेंट। बैटरी कनेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज जो है वो क्या करेगा, वो आपका इंक्रीमेंट होगा। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CB। यहां से अगर हम C देखें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन V। अब B तो कांस्टेंट है, Q इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है वो भी आपका बढ़ेगा। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, KC नॉट। चार्ज तो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। एनर्जी स्टोर्ड की बात करें, U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, C मतलब इनिशियल और फाइनल, सॉरी तो फाइनल C हमारी क्या है, C इज इक्वल टू में क्या निकाला, KC नॉट, तो 1/2 KC नॉट इनटू V का स्क्वायर। V आपका क्या कर रहा है, V कांस्टेंट है, तो V की जगह पे V नॉट स्क्वायर, दोनों सेम है। ये क्या निकला है, हाफ KC नॉट B नॉट स्क्वायर, C नॉट B नॉट इनटू 1/2। ये सब मिलके आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनर्जी, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो ये आपका हो गया K U नॉट, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आपकी इंक्रीज कर रही है। और इन जो भी पैरामीटर में चेंजेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट या जरूरत पड़ती है आपको किसी क्वेश्चन में आपसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 645 दे दी जाएगी, कोई पोटेंशियल होगा, उसके बेसिस पे आपको बची हुई जो पैरामीटर्स हैं उन सबको निकालना है।